हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार दोस्तों। मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ द के एजुकेशन के झारखंड स्पेशल क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए देर ना करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि कल एक क्वेश्चन में मेरा टंग स्लिप करने की वजह से मैं टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 तो सही बताई थी, लेकिन गलती से जमशेदपुर की जगह बोकारो बताती थी। और इस पर मेरे एक स्टूडेंट ने मेरा ध्यान आकर्षित करवाया। इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद, जो वो इतने पैनी नज़र से क्लास को देखते हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि गलती से भी कोई क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो, लेकिन अब इंसान ही तो हूँ, टंग स्लिप हो गया, गलती से ऐसा हो गया। लेकिन इसके लिए मैं फिर से सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी गलती से भी ऐसी गलती ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर किसने प्रकाश डाला था? तो ये डाला गया था रेवेंड पीओ बोर्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा डाला गया था? रेवरेंड पीओ बोर्डिंग के द्वारा। ठीक है। अगर हम संथाल जनजाति की बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक संख्या में पाने वाली जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है झारखंड में? सर्वाधिक संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लिपि क्या है? संथाल जनजाति की लिपि कौन सी है? तो ओलची की लिपि। आपसे पूछा जा सकता है ओलची की लिपि किसकी है? तो ओलची की लिपि जो है संथाल जनजाति की है। ठीक है। और ओलची की लिपि की निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओलची की लिपि का आविष्कार किया गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? सत्य है। एस्पेटी एक्ट के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकफर्सन, एलनसन एवं गैजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि संथालों के पारंपरिक विधानों पर ओ मैली ने अपने गजेटियर में पर्याप्त प्रकाश डाला है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह, जिसे होल विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, की देन थी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हमारा कि उपरोक्त सभी। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन सही है। ठीक है। तो संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हूल विद्रोह हुआ था, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। इससे बनने वाले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा हो सकता है, आइए देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, आपसे पूछा जा सकता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वो किस कमेटी के अनुशंसा पर इसका निर्माण किया गया था? आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण जो है संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 की अनुशंसा पर इसका निर्माण किया गया था। कब निर्माण किया गया था? 1949 में। ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरा बात आपसे क्या पूछा जा सकता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है उसमें कितने अध्याय हैं? इसका आंसर हम लोग देख लिए, ऑप्शन नंबर डी। और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का निर्माण किस कमेटी की अनुशंसा पर हुई थी? तो ये संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937। ठीक है। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 की अनुशंसा पर इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 9 अध्याय हैं। कितने धाराएं हैं? तो 72 धाराएं हैं। और कितने नियम बनाए गए हैं? तो कुल 15 नियम बनाए गए हैं। कितने नियम बनाए गए हैं? 15 नियम बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। और एक आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कितने परमंडल में लागू हैं? तो एक परमंडल पलामू में लागू है। कितने परमंडल में लागू है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम? तो एकमात्र परमंडल पलामू परमंडल में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में लागू है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पलामू परमंडल जो है उसमें कुल 6 जिले पड़ते हैं। कितने? 6 जिले। और ये 6 जिलों में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू है। कौन कौन से जिले हैं, आइए उसे भी देख लीजिए। तो वो हो जाएगा दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने नियम है इसमें, तो 15। कितने धाराएं हैं? 72। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि
झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो झारखंड में शीतकालीन वर्षा जो है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है। किसके कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून के कारण होता है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में मानसून जो है वो कब लौटता है? कब लौटता है? तो ये मध्य अक्टूबर में लौटता है। कब लौटता है? मध्य अक्टूबर माह में झारखंड से मानसून लौटता है। झारखंड में मानसून का एंट्री कब होता है? तो 10 जून को होता है। कब आता है मानसून झारखंड में? तो 10 जून को आता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है झारखंड में? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है नेतरहाट। कौन सा क्षेत्र है? नेतरहाट सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। नेतरहाट की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ठंडा जगह कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक ठंडा जगह कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा जगह भी नेतरहाट ही हो जाएगा। सर्वाधिक ठंडा जगह कौन सा है? तो नेतरहाट ही सर्वाधिक ठंडा जगह है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेतरहाट की अगर हम बात करें तो पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? पहाड़ों की मल्लिका के उपनाम से जाना जाता है। पहाड़ों की मल्लिका के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो नेतरहाट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नेतरहाट को। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस भाग में आता है? ठीक है। वर्षा का एक भाग होता है जिसे बांटा गया है इसके द्वारा किसके द्वारा बांटा गया है? तो ये कोपेन की जलवायु। ठीक है। कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश वर्षा कोपेन, ठीक है, कोपेन एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार बांटा गया है। तो CWG और AAW, ठीक है, इसी क्षेत्र में झारखंड में इसी वर्गीकरण के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होता है। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तो CWG और AW। ये क्वेश्चन में भी आइए, ध्यान रखिएगा इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। और जस्ट हम लोग देखें कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होता है। ठीक है। और नेतरहाट ही सबसे ठंडा जगह है। सबसे ठंडा जगह कौन सा है झारखंड का? तो नेतरहाट। और अगर पूछ लिया जाए सबसे गर्म जिला झारखंड का कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला जो है वो है जमशेदपुर। कौन सा है सबसे गर्म जिला? तो जमशेदपुर सबसे गर्म जिला है झारखंड का। यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो नेतरहाट है। ठीक है। जिसे मल्लिकाओं की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सर्वाधिक गर्मी जस्ट मैं बताई, सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में, जबकि सबसे ठंडा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो नेतरहाट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रघुवर दास के द्वारा, एक मिनट, वो ये क्या हो गया भाई, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रघुवर दास सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को पुनः आरंभ किया? तो वो किए थे मुख्यमंत्री दाल भात योजना को। कौन सी योजना को? मुख्यमंत्री दाल भात योजना को। हालांकि इस योजना की शुरुआत जो है अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा के द्वारा कब किया गया था? अर्जुन मुंडा के द्वारा 2011 में मूल रूप से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 2014-15 में, कब? 2014-15 में मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका नाम बदलकर CM यानी कि मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रख दिया गया। क्या रख दिया गया? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। शुरुआत इसका अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था 2011 में, तब इसका नाम था दाल भात, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ठीक है। और उस समय क्या किया जाता था? 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता था। ठीक है। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत। ठीक है। लेकिन 2014-15 में इसका नाम मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा चेंज कर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया। और शायद वर्तमान में इसे मिसमाइंड हो रही हूँ, लेकिन मिसमाइंड कर रहा है शायद, अब इसे 10 रुपये कर दिया गया। 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब 5 रुपये में ही खिलाया जाता था। ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाडली योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो 1.08 लाख की सहायता दी जाती है। ठीक है। जब कितनी वर्ष की लड़की हो जाएगी? लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो लाडली लक्ष्मी योजना झारखंड की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत की गई थी 15 नवंबर
15 नवंबर 2011 को शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 15 नवंबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 15 नवंबर 2011 को, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रति वर्ष कितना जमा किया जाता है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति वर्ष कितना जमा किया जाता है, तो प्रति वर्ष जो है वो 6,000 रुपये की राशि जमा की जाती है। कितने हज़ार रुपये की राशि? तो 6,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष जमा की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल, देखिए ये पूछ ही लिया, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 6,000 रुपये प्रति वर्ष जमा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1907 में। कब स्थापना हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना 1907 में तो हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? तो ये पूर्वी सिंहभूम के साक्ची नामक जगह पर। कहाँ हुई थी? तो साक्ची, कौन सा जगह पर? साक्षी नामक जगह पर। ये साक्षी जगह कहाँ पड़ता है? तो ये जमशेदपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जमशेदपुर में। ठीक है, किसके द्वारा स्थापना किया गया था? अगर आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किस नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी, तो ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ इस कंपनी में? तो उत्पादन 1911 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 1911 से। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा की प्राप्ति इस कंपनी को जो है, लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो लोहा की प्राप्ति जो है, यानी कि लो अयस्क की प्राप्ति जो है, लो अयस्क की प्राप्ति ये होती है नोआमुंडी खान से। कहाँ से होती है? नोआमुंडी खान से। नोआमुंडी, और एक खान है गुरु महिसानी। कौन सा है? गुरु महिसानी। तो नोआमुंडी जो खान है, नोआमुंडी खान, तो ये तो झारखंड का ही है, लेकिन गुरु महिसानी जो है ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। यहीं से इसको लो अयस्क की प्राप्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? इस कारखाने को कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कोयले की प्राप्ति जो है वो झरिया से होती है, धनबाद के झरिया से, जिसे कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं से प्राप्ति होती है इसकी। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसे चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले, इस सब की, इसकी भी इसको ज़रूरत होती है, तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसे सुंदरगढ़, उड़ीसा के सुंदरगढ़ से होती है। ठीक है, और जल की प्राप्ति तो जस्ट मैं बताई स्वर्णरेखा और खरकई नदी से होती है। और टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मतलब इसको 2005 में क्या नाम दिया गया टिस्को को? शुरुआती में तो टिस्को कहा जाता था, लेकिन 2005 में इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाने लगा, 2005 से। ठीक है, नेक्स्ट, एक झारखंड में 2 लो इस्पात उद्योग है, और लो इस्पात उद्योग जो है ये जो जमशेदजी टाटा के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, ये झारखंड का ही प्रथम नहीं, बल्कि ये भारत में लो इस्पात का प्रथम संयंत्र था। ठीक है, और झारखंड में वर्तमान में 2 लो इस्पात संयंत्र है। कौन कौन सा? एक तो जस्ट मैं पढ़ाई, और दूसरा है बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जाएगा, तो इसकी स्थापना यानी कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1964 में। और किस देश के सहयोग से? तो सोवियत संघ, जिसे रूस, वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया था, इसके बाद उसमें से सबसे बड़ा देश निकल के आया रूस, तो वर्तमान में इसे रूस के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऑप्शन में आपको रूस और सोवियत संघ दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो इसी देश के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? जैसे कि जो टिस्को है उसमें उत्पादन 1911 से प्रारंभ हुई, उसी प्रकार से बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन 1972 से प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 1972 से। इससे एक VVI क्वेश्चन बनता है ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा वो कौन सा लो इस्पात उद्योग है जिसको लोहे की प्राप्ति जो है लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? तो वो बोकारो इस्पात संयंत्र ही है जिसे लो अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई, मतलब वापस आती हुई, यानी कि लौटती हुई मालगाड़ी से प्राप्त होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसे भी कोयले की प्राप्ति झरिया के धनबाद के झरिया से ही होता है। ठीक है, और वर्तमान में बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो सेल के अधीन कार्यरत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो वो कौन सा क्षेत्र है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धू भगत को चोरिया के जमींदार परिवार के भूनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? तो किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? जनेऊ धारण को लेकर मतभेद हुआ था। किस बात को लेकर हुआ था? जनेऊ धारण को लेकर मतभेद हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है? बुद्धू भगत से संबंधित, बुद्धू भगत से संबंधित पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सीलागाई नामक गांव में। कहाँ हुआ था? सीलागाई नामक गांव में हुआ था। सीलागाई गांव कहाँ पड़ता था? ये रांची में पड़ता है। ठीक है, रांची के सीलागाई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म 1792 में हुआ था। कब हुआ था? 1792 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1792 में, 17 फरवरी को। ठीक है, और ये किस विद्रोह के लिए जाने जाते हैं? तो इनके द्वारा कोल विद्रोह किया गया था। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। कब किया गया था कोल विद्रोह? तो कोल विद्रोह जो है वो किया गया था 1831-32 के बीच में। कब किया गया था? 1831-32 के बीच में इनके द्वारा कोल विद्रोह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धू भगत का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था? तो ये उराव परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो उराव परिवार में होता है। ठीक है, परिवार में हुआ था, उराव परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी वो कौन थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम रखना पड़ा था? तो आपको मैं बता दूं कि इनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम रखा गया। अंग्रेज सरकार द्वारा 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे? पूछ लिया, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये का इनाम रखा था। तो वो कौन थे? बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत। मैं बता दूं आपको कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए भी 500 रुपये का इनाम रखा गया था अंग्रेज सरकार के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये किस विद्रोह के लिए जाने जाते हैं? तो उलगुलान विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। किस विद्रोह के लिए? उलगुलान विद्रोह के लिए। किन्हें जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है, जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है, जिसे बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जन्म उलिहातू नामक गाँव, खूंटी जिला के उलियाती नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और ये आंदोलन कब चलाया गया था इनके द्वारा? तो 1899 से 1900 के बीच चलाया गया था। ठीक है, हालांकि इसका प्रथम भाग जो है वो 1855-95 में ही हुआ था, लेकिन द्वितीय ज़्यादा प्रसिद्ध है जो 1899 से 1900 के बीच प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इनका जन्म, अगर बिरसा मुंडा के जन्म की बात की जाए कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस पे झारखंड का विभाजन किया गया था, उसी तारीख को 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इनको जो है गिरफ्तार कब किया गया था? अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कब किया गया था? 3 फरवरी 1900 को इनको गिरफ्तार किया गया। 3 फरवरी 1900 को। इनकी मृत्यु कब हुई? तो ये 9 जून 1900 को हुई थी। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी? तो हैजा नामक बीमारी के कारण हो गई थी मृत्यु। और कहाँ हुई थी? तो रांची की जेल में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रजातीय दृष्टि से भूमि जनजाति किस वर्ग में रखा गया है? तो भूमि जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में रखा गया। किस में रखा गया? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भूमि जनजाति से क्या पूछा जा सकता है? किस जनजाति को हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो हिंदू संस्करण किसे कहा जाता है? भूमि जनजाति को जो है हिंदू संस्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू संस्करण कहा जाता है। हिंदू संस्करण किसे कहा जाता है? किस जनजाति को? तो भूमि जनजाति को कहा जाता है कि हिंदू संस्करण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि किस जनजाति को मुगल के द्वारा चुहाड़ कहा जाता था? ठीक है, तो भूमिज को मुगल के द्वारा किसके द्वारा? मुगल के द्वारा क्या कहा जाता था? चुहाड़ कहा जाता था। ठीक है, चुहाड़ कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की किस जनजाति को हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो जस्ट मैं बताई भूमिज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुगल काल में भूमिज जनजाति को किस उपनाम से जाना जाता था? तो चुहाड़ के उपनाम से जाना जाता था। किस उपनाम से? चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उधवा झील पक्षी बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहे हैं? सत्य है। ये झारखंड का पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यह प्रवासी पक्षियों जैसे साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। यह गंगा नदी पर स्थित पटौरा और बरहेल झीलों से बना है। बिल्कुल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर उधवा झील की हम बात करें तो आइए इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उधवा झील जो है ये कहाँ स्थित है, किस जिला में स्थित है? तो ये साहेबगंज जिला में स्थित है। झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो ये झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित है। ठीक है, आपको मैं बता दूँ कि उधवा झील की अगर बात किया जाए तो उधवा झील जो है वो ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा पक्षी विहार अगर आपसे पूछ लिया जाए झारखंड का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार उधवा झील ही है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि झारखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य उधवा पक्षी विहार ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ठीक है, आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या बन सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में जो है वो कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो झारखंड में कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? 11। मैं एक बार स्पीड में रिपीट कर दे रही हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख लो। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य जो लातेहार में पड़ता है, लावालोंग अभ्यारण्य जो चतरा में पड़ता है, चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तोपतांची वन्यजीव अभ्यारण्य, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुमला सिमडेगा के मार्ग पर पड़ता है। और आपसे कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, उधवा झील जो अभी जस्ट पढ़ ही रहे हैं वो वन्यजीव अभ्यारण्य, और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। कुल झारखंड में 11 वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। और कुल कितने नेशनल पार्क है झारखंड में? तो एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कितने हाथी रिजर्व है झारखंड में? तो एकमात्र हाथी रिजर्व है। ठीक है, और कितने टाइगर रिजर्व है झारखंड में? तो एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के कोडरमा के अलावा बिहार के किस जिले में विस्तृत है? तो ये बिहार के गया जिले में विस्तृत है। यानी कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये झारखंड के कोडरमा यानी कि झारखंड और बिहार दोनों स्टेट में इसका विस्तृत है। ठीक है, और बिहार का कौन सा जिला? तो गया जिला में इसका विस्तार है। ठीक है, और झारखंड का कौन सा जिला? तो कोडरमा जिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन का संख्या इतना ही था, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि झारखंड में वर्तमान में कितने इको सेंसिटिव जोन की पहचान व घोषणा की गई है। ठीक है, क्या क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे कि झारखंड में, एक मिनट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड में कहाँ? झारखंड में वर्तमान में, ठीक है, झारखंड में वर्तमान में कितने इको सेंसिटिव जोन है? इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, जोन की पहचान वो घोषणा की गई है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कल इसका मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।